नमस्कार। बंद दरवाजों के पीछे अक्सर कुछ ऐसी सच्चाइयां छिपी होती हैं जिन पर बात करने से अक्सर बचा जाता है। आज हम चुप मत रहो कहानी के एक बेहद अहम विश्लेषण में उतर रहे हैं। देखिए, ये विषय कोई आम कहानी नहीं है। ये हमारे आसपास मौजूद उस खामोश महामारी का आईना है जिसे घरेलू हिंसा कहते हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह के आज हम इस पूरी स्थिति को समझेंगे, दुर्व्यवहार की मानसिकता से लेकर उन सामाजिक दबावों तक जो एक पीड़ित को खामोश रखते हैं। और हाँ, उस कानूनी ताकत पर भी बात करेंगे जो इस खामोशी को तोड़ती है। तो चलिए सीधे इस गंभीर और जरूरी चर्चा की गहराई में चलते हैं। मैंने सालों तक सोचा कि चुप रहना ही समझदारी है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस पूरी चर्चा का एक तरह से भावनात्मक केंद्र है। नीलम के इन शब्दों में एक बहुत ही दुखद गलतफहमी छुपी है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि बर्दाश्त करने और चुप रहने से घर की शांति बनी रहेगी। ऐसा लगता है मानो खामोशी ही परिवार को जोड़े रखने की सबसे बड़ी कीमत हो। लेकिन असल में यही सोच एक ऐसी बेड़ी बन जाती है जो हिंसा को बढ़ावा देती है। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये गहरी खामोशी टूटती है और कैसे सही मायने में समझदारी आवाज उठाने में है। सेक्शन 1, शादी का खूबसूरत भ्रम और समाज की उम्मीदें। कहानी की शुरुआत में ही हमें बाहरी दिखावे और अंदरूनी हकीकत के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। राजस्थान का एक छोटा सा शहर और शादी का पूरा उल्लास। ढोल बज रहे हैं, विदाई के वक्त एक माँ की आंखों में अपनी बेटी के लिए खुशी के आंसू हैं। और समाज की नज़रों में दूल्हा कैसा है? विकास, एक बहुत ही सभ्य, शांत और पढ़ा लिखा इंसान। ये सब मिलकर एक ऐसा परफेक्ट भ्रम पैदा करते हैं जहां हर कोई इस रिश्ते से पूरी तरह खुश है। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे हमारा समाज बहुत ही खुशी खुशी स्वीकार करता है, ये सोचकर कि बस अब सब कुछ हमेशा के लिए अच्छा ही होगा। लेकिन एक खुशहाल नए जीवन का ये वादा बहुत जल्दी टूट जाता है। हैरानी की बात देखिए, सिर्फ 3 महीने बाद उन बंद दरवाजों के पीछे की वास्तविकता पूरी तरह बदल जाती है। एक तरफ समाज के सामने वही आदर्श जीवन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रात के वक्त एक भयानक सच्चाई जन्म ले रही है। नशे में धुत पति का घर आना, बेवजह के सवाल, बेबुनियाद मांगे और फिर अचानक से शुरू होने वाली शारीरिक हिंसा। ये एक ऐसा दर्दनाक विरोधाभास है जो साफ दिखाता है कि सार्वजनिक रूप से जो रिश्ता एकदम बेदाग दिखता है, वो निजी तौर पर कितनी गहरी घुटन में बदल सकता है। सेक्शन 2, बढ़ती हिंसा और खतरनाक चुप्पी, सामाजिक दबाव और दुर्व्यवहार का मनोविज्ञान। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये घुटन लगातार बर्दाश्त क्यों की जाती है। लोग क्या कहेंगे, शादी टूट जाएगी, ये वो डर है जो किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरा होता है। जब नीलम अपनी सहेली से अपने घाव छिपाती है तो वो सिर्फ अपने पति से नहीं डर रही होती, वो समाज के तानों से डर रही होती है। और पता है, ये घरेलू हिंसा सहने वाले किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है। दुर्व्यवहार करने वाला तो सिर्फ शारीरिक बल का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये जो लोग क्या कहेंगे वाला डर है ना, ये पीड़ित को कैद रखने के लिए एक जेलर का काम करता है। समाज की यही सोच उस खतरनाक चुप्पी को बनाए रखने का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। चलिए इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। घरेलू हिंसा शायद ही कभी एक दिन में अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे बढ़ती है। पहले महीने की वो खुशी और उल्लास, तीसरे महीने तक आते आते पहली शारीरिक चोट या एक थप्पड़ में बदल जाता है। इसके बाद खामोशी थोप दी जाती है। फिर छठे महीने तक ये सिर्फ शारीरिक नहीं रहता, ये गालियों, भावनात्मक प्रताड़ना और दहेज के तानों का रूप ले लेता है। और 8वें महीने तक आते आते तो हिंसा इतनी गंभीर हो जाती है कि सहने की सारी हदें टूट जाती हैं। ये समय चक्र हमें साफ बताता है कि अगर पहली चोट पर ही आवाज ना उठाई जाए तो हिंसा कैसे अपना दायरा बढ़ाती चली जाती है। अब जब ये सब हो रहा होता है तो बाहरी लोगों की प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग नजरिया देखने को मिलते हैं। एक तरफ है मूक दर्शक बने रहना, जहाँ एक सास चोट के निशान देखती है, सब जानती है, लेकिन अपनी आंखें मूंद कर चुप रहना चुनती है। और दूसरी तरफ है एक सक्रिय दखल, एक पड़ोसन जो सिर्फ गिरने की आवाज सुनती है लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं करती। वो स्थिति को भांपती है और चुपके से नीलम तक पहुंचकर मदद का हाथ बढ़ाती है। समझने वाली बात यह है कि सास की चुप्पी उस अकेलेपन को और गहरा करती है, जबकि पड़ोसन का वो छोटा सा कदम उस गहरी खामोशी में एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर देता है। सेक्शन 3, 181, मदद की पुकार और हस्तक्षेप का एक नया मोड़। यहां से बाहरी मदद एक वास्तविक जीवन रेखा बनकर सामने आती है। 181, ये सिर्फ 3 अंकों की कोई साधारण संख्या नहीं है। ये महिला हेल्पलाइन का एक ऐसा सीधा और मजबूत टूल है जो लिटरली किसी की भी जिंदगी बचा सकता है। ये एक ऐसी जीवन रेखा है जो उस अकेलेपन और डर के बीच में से रास्ता निकालती है।
और पीड़ित को सीधे पेशेवर मदद से जोड़ती है। जब घर की चारदीवारी ही सबसे खतरनाक जगह बन जाए ना, तो ये नंबर उम्मीद की सबसे पहली किरण होता है। इस चर्चा से ये सबसे अहम जानकारी है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पड़ोसन ने जिस तरह से मदद की, वो एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ध्यान दीजिए, वो सिर्फ खोखली सहानुभूति देकर नहीं रुक जाती। सबसे पहले वो अपनी ही बेटी की कहानी साझा करती है, जो ऐसे ही दर्द से गुजरकर बाहर आई थी। इससे नीलम को एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। फिर वो जोर देकर समझाती है कि बर्दाश्त करना और चुप रहना तो कोई समाधान है ही नहीं। और सबसे अंत में वो एक ठोस संसाधन देती है, वही 181 हेल्पलाइन नंबर। मतलब एक सफल हस्तक्षेप के लिए सिर्फ भावनाएं काफी नहीं होती, उसके लिए सही दिशा और एक ठोस कदम की भी जरूरत होती है। देर रात जब नीलम हिम्मत जुटाकर 181 पर कॉल करती है, तो जाहिर है वो पल डर और तनाव से भरा होता है। लेकिन फोन के दूसरी तरफ हेल्पलाइन वर्कर का रवैया देखने लायक है। वो बहुत ही शांत और पेशेवर होती है। वो तुरंत कोई फालतू सलाह नहीं देती। उसकी सबसे पहली प्राथमिकता ये जांचना होती है कि क्या नीलम इस वक्त शारीरिक रूप से सुरक्षित है। वो पूछती है कि क्या उसका पति सो रहा है। जब ये पक्का हो जाता है कि कोई तुरंत खतरा नहीं है, बिल्कुल तभी वो काउंसलिंग सेंटर का पता देती है। ये बेहतरीन क्राइसिस मैनेजमेंट का उदाहरण है, जहां पीड़ित की मौजूदा सुरक्षा ही सर्वोपरि होती है। सेक्शन 4, परिवार और कानून का साथ, अकेलेपन को तोड़ना। अब फोकस सिर्फ संकट से बचने पर नहीं, बल्कि एक ठोस और स्थायी सपोर्ट सिस्टम बनाने पर है। बेटा, मेरी खुशी तुझ में है, तू दुखी है तो मैं कैसे ठीक रहूंगी। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। अक्सर प्रताड़ित करने वाले ये भ्रम पैदा कर देते हैं कि पीड़ित अपने माता पिता के लिए एक बोझ है और अगर सच्चाई सामने आई तो परिवार टूट जाएगा। लेकिन मां के प्यार से भरे इस एक जवाब ने बरसों की उस मनोवैज्ञानिक हेरफेर को पल भर में चकनाचूर कर दिया। ये साबित करता है कि परिवार का निस्वार्थ प्रेम समाज के किसी भी डर, लांछन या झूठी इज्जत के बोझ से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। अब भावनात्मक समर्थन तो मिल गया, लेकिन इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक कानूनी ढाल की, और वो ढाल है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ये भारत में एक ऐसा मजबूत कानूनी ढांचा है जो महिलाओं को घरेलू दुर्व्यवहार से बचाने के लिए बनाया गया है। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि कानून मतलब सिर्फ पुलिस या जेल, लेकिन नहीं, ये कानून नागरिक उपचार यानी सिविल रेमेडीज भी प्रदान करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कानून एक महिला को उसका जीवन, उसकी सुरक्षा और उसका आत्मसम्मान वापस दिलाने पर काम करता है। जब काउंसलिंग सेंटर में इस कानून के तहत मिलने वाले अधिकार समझाए जाते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पीड़ित को दुर्व्यवहार करने वाले के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है, जो जाहिर तौर पर मानसिक शांति देता है। अलग रहने का कानूनी अधिकार मिलता है, जो एक सुरक्षित ठिकाना सुनिश्चित करता है। और सबसे बड़ी बात, एक औपचारिक एफआईआर दर्ज करने का विकल्प हमेशा खुला रहता है। इसके साथ ही प्रोफेशनल काउंसलिंग की सुविधा भी मिलती है। कुल मिलाकर ये सभी अधिकार ये तय करते हैं कि अपनी जिंदगी के फैसले लेने की ताकत वापस उसी के हाथों में आ जाए जिसकी वो असल में हकदार है। सेक्शन 5, बदलाव की नई शुरुआत, एक पीड़ित से लेकर एक सशक्त आवाज बनने तक का सफर। देखिए, ये सफर रातों रात जादुई तरीके से आसान नहीं हो जाता। नीलम अब अपनी मां के साथ सुरक्षित रह रही है, लेकिन अदालत की लंबी कार्यवाही के दौरान थोड़ा बहुत डर और घबराहट बनी रहती है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जो चीज इस कहानी को एक नई ऊंचाई देती है, वो है नीलम का फैसला। वो उसी काउंसलिंग सेंटर में वॉलंटियर बन जाती है जहां से उसे मदद मिली थी। ये इस बात का एक बहुत ही खूबसूरत प्रमाण है कि कैसे एक इंसान अपने गहरे दर्द से उभरकर खुद दूसरों के लिए एक ढाल बन सकता है। दूसरों की मदद करना ही उसके अपने जख्मों को भरने का सबसे ताकतवर तरीका बन जाता है। क्या चुप रहने से जुल्म रुकता है? इस सवाल को कुछ पल के लिए अपने जहन में ठहरने दीजिए। नीलम की पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यही है कि चुप्पी कभी भी हिंसा का समाधान नहीं हो सकती, बल्कि सच तो ये है कि खामोशी ही दुर्व्यवहार करने वाले का सबसे बड़ा हथियार होती है। जब तक पीड़ित चुप है, वो ताकतवर है। इस पूरे विश्लेषण से हमें ये समझ आता है कि आवाज उठाना, सही मदद मांगना और अपने अधिकारों को जानना ही वो इकलौती चाबी है जो इस घुटन भरे दरवाजे को खोल सकती है। अगर आसपास ऐसा कुछ भी हो रहा हो, तो उस चुप्पी को तोड़ना बहुत जरूरी है। इस गहरे और अहम विषय को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।